गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ना यूट्यूब चैनल के ऊपर साइंस का पहला वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। ये केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जितने अच्छे कमेंट आएंगे मैं केमिस्ट्री के एक टॉपिक को इससे भी ज़्यादा खतरनाक पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? अम्ल, क्षार एवं लवण। ध्यान से सुनना बेटा जी, बात बहुत जबरदस्त बताऊंगा। अम्ल, क्षार एवं लवण। देखिए, अम्ल, क्षार और लवण ये तीनों के बारे में हम तभी पता लगा सकते हैं जब हमें इनका pH मान पता हो। pH मान, ठीक है ना, pH मान पता हो, pH मान। अब सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि pH का मतलब क्या होता है। तो यार ना, P का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। pH मान जो होता है वो 0 से 14 तक होता है बेटा जी। pH मान 0 से 14 तक। अच्छा, ये pH मान की खोज किसने की थी? तो याद रखना, सोरेंस ने की थी। pH मान की खोज की थी सोरेंस ने। pH का फुल नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? बात समझ रहे हो? अब सुनिएगा, इसमें रहते हैं 0 से लेके 14 तक के मान। बीच में एक आता 7, इधर 7 से ज्यादा है, इधर 7 से कम है। क्लियर? इधर 7 से ज्यादा, इधर 7 से कम। यानी कि हम कह सकते हैं 0, यहां पर 0, ठीक है ना, फिर 1 2 3 4 5 6 7 के बाद में 8 9 10 11 12 13 और एक ये 14, ये आ गया। क्लियर बेटा जी? 7 से कम यानी कि इधर 7 से कम जो भी तत्व होंगे वो होंगे अम्लीय। कौन से होंगे? अम्ल। यानी कि जिनका pH मान 7 से कम हो वो अम्ल होते हैं, और जिनका मान pH मान 7 से अधिक हो वो क्षार होते हैं। क्षार को भस्म भी बोलते हैं बेटा जी, भस्म। ठीक है ना? फिलहाल ये बातें आगे करेंगे, इनको छोड़ो आप। देखो, ये हो गए अम्ल, ये हो गए क्षार। अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं HCl रसायन भाषा में, और क्षार को कहते हैं बेटा जी NaOH बेटा जी। समझ गए मेरी बात? ये और जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगी, इसको और इसको दोनों को मिला दिया जाता है तो करेक्ट pH मान कितना आ जाता है? 7 हो जाता है। ये इसके गुण को मार देगी और ये इसके गुण को मार देगी, और जब दोनों गुण को आपस में टकराएंगे, यानी कि क्षार और अम्ल, अगर मैं दोनों को मिला दूं तो मिलने पर क्या बनता है? तो सुनिए, इधर HCl प्लस उधर NaOH, अगर दोनों की क्रिया करवाएंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा? तो सुनिएगा, एक तो बन जाएगा NaCl, ठीक है ना, दूसरा बन जाएगा H2O। H 2 बार है और O है तो H2O और NaCl, यानी कि अम्ल प्लस क्षार अगर दोनों की क्रिया करवाई जाए तो बनेगा नमक प्लस जल, ये बनेगा। और ये जो बनने की जो क्रिया नहीं, ये क्रिया कोई पूछ ले कि अम्ल और क्षार की आपस में होने वाली क्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना, निष्प्रभावन। इस क्रिया का क्या नाम होगा? निष्प्रभावन की क्रिया हो जाएगी।
और जिसका पीएच मान 7 होगा वो कहलाएगा उदासीन। क्या कहलाएगा? उदासीन। दोबारा सुनो मेरे बच्चों, मैं आज आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं अम्ल, क्षार एवं लवण। और बेटा प्लीज अगर ये टॉपिक शानदार लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए और उनको ये पता चलना चाहिए कि देख एक सर आए हैं जो इस तरह से पढ़ा रहे हैं। प्लीज बेटा ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट, और एक से बढ़ के एक टॉपिक दूंगा, गारंटी है, चाहे साइंस हो चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो बेटा जी, लेकिन आप मेरे सभी वीडियो देखिएगा, ठीक है ना। प्ले स्टोर के अंदर सब मिल जाएंगे आपको, आप जरूर देखिएगा। ओके बेटा जी, चलिए तो आज हमारा केमिस्ट्री के अंदर टॉपिक था अम्ल, क्षार एवं लवण। बेटा अम्ल, क्षार, लवण का पता हम लगाते हैं पीएच मान से। पीएच का फुल फॉर्म नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मान होता है 0 से 14। खोज की थी सोरेंस ने। 1 से 14 तक मान होते हैं। जिनका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्ल कहलाएंगे, जिनका मान पीएच से ज्यादा होगा वो क्षार कहलाएंगे, और जिनका पीएच मान केवल 7 हो वो उदासीन कहलाएंगे। अम्ल और क्षार दोनों की जब आपस में अभिक्रिया होती है तो बनता है नमक और जल बनता है। और नमक और जल बनने की ये जो क्रिया है, इस क्रिया का नाम है निष्प्रभावन क्रिया। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि अम्ल और क्षार की होने वाली क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? निष्प्रभावन की क्रिया। ओके बेटा जी, अब यहां से और हम एक बात और जानेंगे। ये जो पीएच मान, इसका पीएच मान निकाल लेते हैं तो फिर पता चलता है कि ये अम्लीय है, ये क्षारीय है। इस बात का पता लगाने के लिए हम लिटमस पत्र का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लिटमस पत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात भी मैं आपको नीचे लिख देता हूं, NOTE, ठीक है ना। अम्ल ऑब्लिक क्षार का पता लगाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है, याद रखना, ठीक है ना। किसका प्रयोग किया जाता है? लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो अब मैं इससे और आगे बढ़ूं, पहले सही से बताओ, बढ़िया लगा हो तो जल्दी जल्दी नोट करो बेटा। ओके डन बेटा जी। चलिए बेटा जी, अब देखते हैं कि बेटा जी प्रमुख पीएच मान किस किस के हैं। देखो एग्जाम की दृष्टि से जिन जिनके आपको पीएच मान याद रखने हैं वो सुनिएगा बेटा जी, ठीक है ना। तो सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले भाई नमक, ठीक है ना। नमक का पीएच मान हमेशा 7 होता है बेटा जी। शुद्ध जल का पीएच मान भी 7 होता है बेटा जी। अच्छा, कोई पूछ ले कि शुद्ध जल कौन सा होता है, तो वर्षा का पानी शुद्ध जल होता है बेटा, याद रखना। वर्षा का पानी क्या होता है? शुद्ध जल माना जाता है। वर्षा का पानी को क्या माना जाता है? शुद्ध जल माना जाता है। ओके, समुद्री जल 8.5 और अम्लीय वर्षा 5.6 या उससे कम, याद रखना। ये एक साइड हो गए पानी पानी वाले, ठीक है ना। जितने भी लिखवा रहा हूं बढ़िया तरीके से लिखा रहा हूं, सुन लीजिएगा। नमक का पीएच मान 7, शुद्ध जल का 7, समुद्री जल का 8.5 और अम्लीय वर्षा 5.6 से कम। सबसे ज्यादा शुद्ध जल किसको माना जाता है? वर्षा के पानी को। अब आते हैं बेटा जी मानव। ये मैं जो भी बात बता रहा हूं ये मानव शरीर के बता रहा हूं, ठीक है ना। अगर कोई प्रश्न पूछ ले कि मानव शरीर जो है वो कितने से कितने पीएच मान पे काम करता है, तो याद रखना बेटा जी, मानव शरीर जो होता है वो 7 से लेके 7.8 तक के पीएच मान पे काम करता है। 7 से लेके 7.8 तक के पीएच पे मान पे ये काम करता है बेटा जी, 7 से लेके 7.8 तक। अब सुनो, मानव के रक्त और आंसू का पीएच मान दोनों का सेम होता है भी। मानव रक्त का पीएच मान या आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7.4। क्लियर? सीधा सीधा डाटा याद रख लेना। लार का होता है 6.5 से लेके 7.5 तक। मूत्र का होता है 4.8। ये सब मानव का रक्त, मानव का आंसू, मानव की लार, मानव मूत्र, मानव के दांत। दांतों में सड़न या दांतों का टूटना, झड़ना,
ये जब कब हो जाता है, जब इसका पीएच मान 5.5 या इससे कम हो। याद रखना, अगर मानव का पीएच मान 5.5 या 5.5 से कम हो जाए तो उसके दांत सड़ने लग जाते हैं और टूटने लग जाते हैं। क्लियर। एक लास्ट है दूध। दूध का पीएच मान कितना होता है, ठीक है ना, तो ये होता है बेटा जी 6.4। याद रखना 6.4। जो भी बातें बताऊंगा एग्जाम के लिहाज से एकदम बेस्ट बताऊंगा, बढ़िया तरीके से याद रखना बेटा जी। ओके, एक बार मैं थोड़ा सा बढ़िया तरीके से रिवीजन मार देता हूं, फटाफट देख लो बेटा जी, ध्यान से सुनेगा तो आप इनको देखिए। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ये लीजिए, एक बार फटाफट देख लो बेटा जी ताकि मैं इसका रिवीजन करवा दूं। देखो पीएच मान, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, नमक का 7, शुद्ध जल का 7, समुद्री जल का 8.5, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा का होता है 5.6 से कम। याद रखना बेटा जी, ठीक है ना। मानव शरीर 7 से लेकर 7.8 तक के पीएच मान पे काम करता है। रक्त और आंसू का 7.4, लार का 6.5 से 7.5 तक, मूत्र 4.8 और दांतों का 5.5। याद रखना, और दूध का 6.4। ये सब के सब मानव शरीर के हो गए जो आपको याद रखने, और ये सब के सब जल के हो गए जो आपको याद रखने, और ये अलग हो गया दूध। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। फटाफट नोट कीजिए बेटा जी, कीजिए। चलो बेटा जी, अब करते हैं इसकी मेन बातें, ठीक है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा, पीएच मान क्या होता है, पीएच मान का आविष्कार किसने किया था, 0 से 14 तक इसके मान होते हैं, लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं, अम्ल क्षार को जब क्रिया करवाते हैं तो नमक और जल बन जाता है। फिर मैंने बताया प्रमुख शरीर से रिलेटेड पीएच मान, और जल से रिलेटेड पीएच मान, और दूध का पीएच मान। ओके बेटा, अब सुनो, अब टर्निंग पॉइंट होता है शुरू। ओके बेटा जी, अब सुनो, एक साइड में है अम्ल और एक साइड में है क्षार। ध्यान से सुना बेटा, एकदम खतरनाक तरीके से बताऊंगा बेटा जी, गारंटी। बस इन टॉपिक को तुम ध्यान से पढ़ लेना, गारंटी है कभी प्रश्न नहीं बोलोगे तुम लोग, ठीक है ना। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। 6 बातें बोलते हैं जीवन की 3 बूंद, हमें बोलते हैं कि अम्ल क्षार की 6 बूंद। अभी 6 बूंदें कौन कौन सी है। नंबर 1, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और इनका जो पीएच मान है 7 से कम होगा। पहली बात समझ में आ गई होगी शायद। इनका पीएच मान 7 से अधिक होगा, इसका पीएच मान 7 से कम होगा। पहली बात, ये स्वाद में खट्टे होते हैं बेटा, ये स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे, जबकि ये स्वाद में होते हैं कड़वे। दूसरी बात, केवल 6 बूंद, अरे भारत के नौजवानों 6 बूंद लेनी, ओनली 6 बूंद। इसका पीएच मान 7 से कम, इसका पीएच मान 7 से अधिक। ये स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि ये स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल माने इधर का मतलब अम्ल के बारे में बोल रहा हूं, और इधर मतलब क्षार के बारे में बोल रहा हूं। यह प्रोटॉन देते हैं और ये प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। ये प्रोटॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। हेलो बेटा, ये प्रोटॉन देते हैं, वो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। खत्म कहानी, और आगे बढ़ते हैं। ये जल में घुलकर OH धनात्मक आयन देते हैं, जबकि ये जल में घुलकर OH ऋणात्मक आयन देते हैं। क्लियर। नंबर 5, ये धातु के साथ क्रिया करके, धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जबकि ये धातु से क्रिया करके
ये धातु से क्रिया करके, ईश्वर ये धातु से क्रिया न करके ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ये बात ध्यान में रखना बस। इसका धातु वाला मीटर याद रखना और इसका विद्युत का सुचालक वाला मान याद रखना। याद रह जाएगा ये बात। मैंने बोला 6 बातें आपको याद रखनी है। नंबर 1, इसका पीएच मान 7 से कम, इसका 7 से ज्यादा। ये स्वाद में खट्टे, ये कड़वे। ये प्रोटॉन आयन देते हैं, ये प्रोटॉन देते हैं जबकि प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। ये जल में घुलकर OH प्लस आयन देते हैं जबकि ये जल में घुलकर OH ऋणात्मक आयन देते हैं। ये धातु से क्रिया हाइड्रोजन गैस बनाती है जबकि ये धातु के साथ विद्युत के क्या बन जाते हैं, सुचालक बन जाते हैं। नंबर 6 पॉइंट थोड़ा नीचे लिख देता हूं ताकि दिख जाए। नंबर 6 पॉइंट देखो, अम्ल से एक नाम याद रखना, अनिल। अनिल, ए का मतलब अम्ल, नी का मतलब नीला और ले का मतलब होता है लाल। ठीक है ना। ये अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। नीले लिटमस पेपर को किस में बदल देते हैं, लाल में बदल देते हैं। कौन, अम्ल। जबकि क्षार का अगर कोई विलन होगा तो वो क्या करेगा, लाल लिटमस पेपर को किस में बदल देता है, नीले में बदल देता है। ये 6 बातें आपको याद हो गई होंगी शायद। ठीक है ना। ये 6 बातें एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूं। नंबर 1, इसका पीएच मान 7 से कम, इसका पीएच मान 7 से अधिक। ये स्वाद में खट्टे, वो स्वाद में कड़वे। ये प्रोटॉन देते हैं, ये प्रोटॉन लेते हैं। दे दो भाई, दे दो भाई, दे दो। ये जल में घुलकर OH प्लस यानी कि धनात्मक आयन देते हैं, ये जल में घुलकर ऋणात्मक आयन देते हैं। ये धातु से क्रिया हाइड्रोजन गैस बनाता है। कौन, अम्ल, जबकि ये विद्युत के सुचालक होते हैं। नंबर 6, ये अनिल, अम्ल से याद रखना अनिल। अनिल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं जबकि ये लाल लिटमस पेपर को नीले में चेंज कर देते हैं। आई होप कि बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। फटाफट इसको नोट कीजिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ाता हूं बेटा जी। ठीक है, करो बेटा जी नोट। चलिए बेटा जी, ये तो ये बातें मेन। ओके, अब बेटा हम एक को पकड़ते हैं। एक अम्ल है, एक क्षार है, एक लवण है। तो सबसे पहले हम अम्ल को पकड़ते हैं और बच्चा देखना बड़ा जबरदस्त मजा आएगा। देखो अम्ल, सबसे पहले हम पकड़ते हैं अम्ल को। ठीक है ना। ये हो गया 0, 0 के बाद में 1, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6 और 6 के बाद 7। ये 7 हो गया। हमें पता है कि जिसका पीएच मान 7 होगा वो कहलाएंगे उदासीन। क्या कहलाएंगे, उदासीन। अब सुनिए बेटा जी, अम्ल खाने में होते हैं बहुत ही खट्टे। ये खट्टे होते धीरे धीरे इनका पीएच मान बढ़ता जाएगा तो ये खट्टापन दूर होता जाएगा, धीरे धीरे दूर होता जाएगा। और जैसे 7 के ऊपर आएगा तो खट्टापन खत्म, और 7 से जैसे आगे बढ़ोगे तो कड़वापन स्टार्ट हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा, कड़वापन। क्लियर। लेकिन मैं बात करूं इसकी, तो जैसे जैसे अम्ल इधर जाएगा तो खट्टापन कम होगा और इधर आएंगे तो खट्टापन ज्यादा होगा। इसलिए इधर वाले जितने भी पीएच मान है इसको बोला जाता है प्रबल अम्ल। और धीरे धीरे जो उदासीन के नजदीक आते हैं उनको बोला जाता है दुर्बल अम्ल। क्लियर। ये हो गए प्रबल अम्ल, जो कि जिसका पीएच मान जितना कम होगा वो उतना ही जबरदस्त होगा, प्रबल होगा। और जिसका पीएच मान ज्यादा होता जाएगा उसका प्रबल की बजाय दुर्बल हो जाएगा। इसके अलावा प्रबल अम्ल हमेशा प्रयोगशाला में तैयार होते हैं भी। प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं। याद रखना बेटा जी, प्रबल अम्ल लगभग प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं, जबकि दुर्बल अम्ल जो है वो प्रकृति में पाए जाते हैं बेटा जी, प्रकृति में पाए जाते हैं। और गारंटी के साथ 1% यहां से पक्का आएगा। ठीक है ना।
तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं और दुर्बल अम्ल कौन कौन से हैं, सर ये बायोडाटा बता दो। तो चलो बेटा जी, आज के बाद में प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की कहानी समाप्त कर देते हैं, ठीक है ना। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नाम सारे रट लिए मैंने, ठीक है ना, कि कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ठीक है बेटा जी। और प्लीज़ बेटा, आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो जरूर कीजिए, ओके। और अपने साथियों को भी दूर दूर जगह भेजिए ताकि उनको भी पता चले कि वास्तव कि टॉपिक के अंदर एक भी पर्सन ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो एग्जाम में आए और मैंने नहीं बताया हो, ओके बेटा जी। एक बार नोट्स बना के देखिएगा, गारंटी कर रहा हूं बहुत शानदार बनाऊंगा, ओके बेटा जी। चलिए नोट कीजिए फटाफट इसको, ओके बेटा जी। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा जी प्रबल अम्ल, ओके बेटा जी। प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, याद रखना, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल सर्वाधिक प्रबल अम्ल कौन सा होता है, तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। इसको किस काम में लिया जाता है, कांच पर लिखावट हेतु, कांच पर लिखावट हेतु किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। यह सर्वाधिक प्रबल अम्ल होता है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये मानव शरीर के पेट में पाया जाता है, स्टोमक में, पेट में पाया जाता है, पेट में पाया जाता है, मानव शरीर के पेट में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है बेटा जी। सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर सबसे पहले तो एक बात याद रखना बेटा जी, सर कौन सी बात, नंबर 1, इसे रसायन का सम्राट प्लस गंधक का तेजाब प्लस कसीस का तेल, कसीस का तेल कहा जाता है, ओके। दूसरी बात इसमें याद रखना, विस्फोटक बनाने में, विस्फोटक बनाने में, यानी कि कोई भी विस्फोटक पदार्थ बनाया जाता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट, वर्तमान के एग्जाम में प्रश्न पूछा है, क्या प्रश्न पूछा है, ठीक है ना, ये प्रश्न ये पूछा गया है कि शुक्र ग्रह पर, शुक्र ग्रह पर घने सफेद तथा पीले बादल किसके कारण होते हैं, तो याद रखना सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण शुक्र ग्रह पर, विनस पर, शुक्र ग्रह पर घने सफेद और पीले बादल होते हैं बेटा जी। इसी के कारण शुक्र ग्रह पर जो घने सफेद बादल और पीले बादल जो होते हैं ना, उसका कारण क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ओके बेटा। नाइट्रिक अम्ल, इसको कहा जाता है सोरे का तेजाब, सोरे का तेजाब, याद रखना बेटा जी। यह गंधक का तेजाब, यह सोरे का तेजाब। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किसमें होता है, सोना प्लस चांदी के शुद्धिकरण में, के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ओके बेटा जी। ये 4 अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब प्रयोगशाला में क्या करते हैं कि एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक तो ये, और एक नाइट्रिक अम्ल ये, इन दोनों को पकड़ते हैं और इनको आपस में मिलाते हैं। किस किस को, यहां लिख रहा हूं मैं बेटा जी, ध्यान में रखना। एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस, और दूसरा किसको मिलाते हैं, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है ना। इन दोनों को मिलाया जाता है किस अनुपात में, 3:1 में। 3 अणु तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए जाते हैं, 1 लिया जाता है नाइट्रिक अम्ल का, और ये मिलाने पर बन जाता है अम्लराज। क्या बन जाता है, अम्लराज बन जाता है, याद रखना भाई, अम्लराज। सर इसका क्या प्रयोग होता है,
सोना, चांदी, प्लेटिनियम, तीनों को ये गला देता है, गलाने में। याद रखना, किस किस को? सोना प्लस चांदी प्लस प्लेटिनियम, प्लेटिनम को गलाने में। याद रखना बेटा, इनको गलाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अम्लराज का। अम्लराज किससे बनता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों को 3:1 में मिलाया जाता है। 3 अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, 1 अणु नाइट्रिक अम्ल का, दोनों को मिला दिया जाता है तो बन जाता है अम्लराज, जिससे सोना, चांदी, प्लेटिनम सबको पिघलाया जाता है। ओके बेटा जी, ये थे अपने प्रमुख प्रबल अम्ल। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ये बहुत ही बढ़िया चुन चुन के चीजें मैंने आपको लिखवाई हैं, नोट कीजिए फटाफट। चलिए बेटा जी, अब हम पढ़ते हैं दुर्बल अम्ल। ये कुछ मैंने दुर्बल अम्ल लिखे हैं, इनको आप भी देखो। पढ़ने का तरीका होता है कि आप पढ़ते हो, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या है? इस तरह से आप लिख लिया करो पहले। हम तो पढ़ने का हमारा तरीका ये रहता है, हम पहले इनको इंपॉर्टेंट सब लिख लिए, अब मन में ये सोचेंगे कि इनमें से हमें कौन कौन से याद है, करेक्ट याद है, जिनके बारे में हमें अच्छी तरह से पता है, पहले उसको लिख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ टेनिस नहीं पता, बिटोरियन, हम मिलिक का पता है, मिलिक का पता सर, मिलिक का पढ़ा हुआ है, अभी मेरा पढ़ा हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। मेलिक अम्ल होता है सेब में, सेब के साथ साथ क्या तो ये सेब में मिलेगा, प्लस पका केला, पका हुआ जो केला होता है और सेब होता है, इनमें हमेशा कौन सा मिलता है? मेलिक अम्ल पाया जाता है। ये सब के सब प्रकृति में पाए जाने वाले अम्ल है बेटा जी, इसको इसलिए बोला जाता है दुर्बल अम्ल। क्लियर? और सर ऑक्जेलिक अम्ल का हमें पता है सर, ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो टमाटर में पाया जाता है, टमाटर। तो टमाटर के साथ साथ एक नाम और याद रख लेना बेटा, पालक, पालक में भी पाया जाता है। और सर लैक्टिक अम्ल, सर लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। लो बेटा जी, ये दूध में लिख दो, जो चीज तुम्हें पहले पता उसको पहले लिख दो आप लोग, ठीक है ना। सर टार्ट्रिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है सर, और अंगूर के साथ इमली में भी पाया जाता है सर। लो भाई, ये सर हमारी चीजें याद है, लेकिन बाकी चीजें हमारी याद है नहीं। हाँ, फार्मिक अम्ल, ये मधुमक्खी प्लस बिच्छू, ठीक है ना, मधुमक्खी, बिच्छू और लाल चींटी, लाल चींटी में ये अम्ल पाया जाता है बेटा जी। क्लियर? अब भाई इनके बारे में तुम लोगों को नहीं पता है, बाकियों के बारे में, तो इनको तुम याद कर लो। पहले जिन नाम लिखा करो, पहले देखो और कौन कौन सी चीज याद है, और जब याद है उनको पहले लिख लो, उसके बाद में उनको लिखो जो इनको याद नहीं है, उनको देख के लिख लो, ठीक है ना। और देख के नहीं लिखो तो आप वैसे याद करने की कोशिश करो। जैसे यहां देखो बेटा जी, आगे दिखाता हूं आपको, देखो बेंजोइक अम्ल घास और पत्ते में पाए जाते हैं बेटा जी, बेंजोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल याद रखना बेटा जी, एसिटिक ये पाया जाता है बेटा जी अचार और सिरका के अंदर, अचार और सिरका में ये पाया जाता है। कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में, सोडा वाटर या जो भी पेय पदार्थ है, पेय पदार्थ, जितने भी पेय पदार्थ हैं उन सब के अंदर कौन सा मिलता है? कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है बेटा जी। जो चीज तुम्हें याद है पहले उनको लिखना, समझना ही बात अच्छी तरह से। सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल नींबू और प्लस संतरा के अंदर पाया जाता है। ये लो भी, ओके, ये आपको पता है, ये पता है आपको, ठीक है ना, ये पता है, ये पता। ब्यूटेरिक अम्ल ये पाया जाता है मक्खन में, ओके। टेनिक अम्ल, टेनिक अम्ल इस बार ये एग्जाम में आया भाई वर्तमान में, ठीक है ना। टेनिक अम्ल चाय के अंदर पाया जाता है बेटा जी। किसमें पाया जाता है बेटा जी? चाय के अंदर। आई होप कि ये सारे आपको याद हो गए होंगे। आप भी मेरी तरफ पहले लिख लेना, उसके बाद में देखना कौन कौन से आपको याद है, पहले याद वाले लिखो, फिर जिनको याद नहीं उनको याद कर लो। समझ गए मेरी बात? ये
फटाफट नोट कीजिए बेटा जी। अब देखो बेटा जी, कुछ अम्ल हैं जिनके हम अन्य प्रयोग भी करते हैं। ये हमें प्राप्त किससे होते हैं वो तो हमें पता है, लेकिन ये किस किस के इस्तेमाल में काम में लिए जाते हैं, तो 3 इस्तेमाल विशेष करके याद रखना। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने में या फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। और ऑक्जेलिक अम्ल जो वो किससे प्राप्त होता है, टमाटर से, बता दो मैंने, और पालक से, ठीक है ना। तो ऑक्जेलिक अम्ल। फलों को सुरक्षित रखने में फार्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल जो हमें लाल चींटी, बिच्छू और मधुमक्खी से प्राप्त होता है। खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने में बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल ये हमें घास पत्तों से प्राप्त होता है बेटा जी। क्लियर। ये तीनों प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए मैंने इनको अलग लिखवाए बेटा जी। तीनों को नोट कर लो फटाफट बेटा जी। ओके, अब सुनिए बेटा जी, अम्ल की कहानी समाप्त। अब चलते हैं क्षार पर, ठीक है ना। देखिए क्षार, जिसको बसम भी कहा जाता है बेटा जी। क्षार 7 नंबर पे उदासीन, और जैसे 7 से आगे बढ़ते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13 और एक ये 14। यहां पर तुम देखोगे ना तो धीरे धीरे कड़वे होते चलेंगे, कड़वे होते चलेंगे, और इधर जाके एकदम से खारे हो जाते हैं, एकदम कड़वे हो जाते हैं। यानी कि इधर होगा प्रबल क्षार और इधर होंगे दुर्बल क्षार। यानी कि जिसका पीएच मान कम होगा 7 से ज्यादा, लेकिन कम हो उनमें, तो वो होगा दुर्बल क्षार। और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, पीएच मान बढ़ता जाएगा, तो प्रबल क्षार होते जाएंगे। अब बस इसमें ये बात याद रखना कि प्रबल क्षार का मान हमेशा बढ़ता है और दुर्बल क्षार का मान हमेशा घटता है। क्लियर बेटा जी। ओके, अब दुर्बल क्षार कौन कौन से हैं और प्रबल क्षार कौन कौन से हैं, इनके बारे में बताऊं, पहले इनको आप लोग नोट कर लो ऐसे कैसा बेटा जी। ओके, चलिए बेटा जी, अब सुनो मेरी बात। ये प्रमुख क्षार है, ये जो 3 क्षार हैं ये तो प्रबल क्षार है, और ये 2 है ये दुर्बल है। तो याद रखना ये कौन से हैं, प्रबल क्षार और ये है दुर्बल क्षार। याद रख लीजिएगा, ऊपर वाले 3 प्रबल क्षार है, नीचे वाले दुर्बल क्षार है। अब इसके मेन बातें मैं बता देता हूं, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। सुनो ध्यान से। अमोनियम हाइड्रोक्साइड रेस से प्लस प्लास्टिक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेट की अम्लीयता, पेट की अम्लता दूर करने में, पेट की अम्लता दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिट्टी की अम्लता दूर करने में, मिट्टी की अम्लीयता दूर करने में। याद रखना ये पेट की अम्लता है, ये मिट्टी की अम्लता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देखो हाइड्रोक्साइड 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 हाइड्रोक्साइड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमोनियम, नियम 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 सब में है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो याद रखना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेटा जी है सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये बेटा जी आपको है पेट्रोल के शुद्धिकरण में, पेट्रोल के शुद्धिकरण में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले अमोनिया हाइड्रोस रेसे और प्लास्टिक बनाने में, पेट की अम्लता दूर करने में, मैग्नीशियम, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहा जाता है बेटा, नाम नोट लीजिए इसको,
मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, याद रखना बेटा जी, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी इसको कहा जाता है बेटा जी, याद रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहा जाता है इसको। अब बचा कौन हमारे पास, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक याद रखना बेटा जी, मत्स्य की रोकथाम में, नाखून के खाने बनाने में भी काम में आता है, लेकिन एग्जाम में प्रश्न आएगा तो यही प्रश्न पूछेगा, मत्स्य की रोकथाम में किस क्षार का प्रयोग किया जाता है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। ओके बेटा जी, याद रखना 3 है, ये है प्रबल क्षार और ये 2 है दुर्बल क्षार बेटा जी। इनके क्या क्या प्रयोग है अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, इससे अलावा और क्वेश्चन इसमें नहीं आएंगे बेटा जी। ओके, अम्ल मैंने कंप्लीट कर दिया, क्षार मैंने कंप्लीट कर दिया, अब एक बच गया लवण, उसको मैं करवाऊं, उससे पहले इसको नोट कर लो बेटा फटाफट। अब सुनिए बेटा जी, लास्ट एंड फाइनल लवण। ओके बेटा जी, अब सुनो ध्यान से, सोडियम क्लोराइड, ये साधारण नमक को बोला जाता है बेटा जी, किसको बोला जाता है, साधारण नमक का क्या नाम है, तो आप बोलोगे सोडियम क्लोराइड। ओके बेटा जी, नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट, कपड़े धोने का सोडा। तीसरा सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, जिसको बोलते हैं खाने का सोडा, खाने का सोडा। और एक विशेष करके पोटेशियम नाइट्रेट, नाम लेना साल्ट पीटर, साल्ट पीटर के नाम से किसे जाना जाता है, यह विशेष करके याद रखना भी, साल्ट पीटर के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखना पोटेशियम नाइट्रेट को। ओके बेटा जी, और इसी के साथ आपका ये टॉपिक अम्ल क्षार लवण मैंने पूर्णतः कंप्लीट कर दिया है। एग्जाम के अंदर जितने भी प्रश्न आने लायक होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने सारे प्रश्न इसमें इंक्लूड कर दिए बेटा जी, ठीक है ना। और आई होप सही से बताना बेटा जी ये टॉपिक आपको कैसा लगा, ठीक है ना। कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके जितने अच्छे कमेंट आएंगे ना बेटा जी, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे तो बेटा जी मैं उससे भी बेस्ट और वीडियो लेके आऊँगा बेटा जी, ठीक है ना। तो ये साइंस का अपना पहला वीडियो है, अम्ल क्षार एवं लवण। तो पहले तो आप इसको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, थैंक यू बेटो, सभी ने नोट कर लिया और बढ़िया तैयारी कीजिए। आगे ऐसे मैं आपके और भी वीडियो लेके आऊँगा, और अगले वीडियो तक आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भेजिए और उनको बताइए कि ये कैसा लगा, कमेंट कीजिए। ओके बेटा जी, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। ओके बेटा जी, तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी, थैंक यू बेटा।